हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की अगली कड़ी में हम स्वे एनालिसिस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। ये लेक्चर 5 है, स्वे एनालिसिस। सबसे पहले तो ये समझें कि फ्रेम स्वे के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन स्वे फ्रेम और दूसरे होते हैं स्वे फ्रेम। तो इसका मतलब समझिए, ये मान लीजिए कोई सिंगल स्टोरी फ्रेम है जिसमें 2 कॉलम है, एक बीम है, इस पर लोडिंग भी लगी हुई है। इस लोडिंग के अलावा जैसे ये 2 फोर्स ये लगे हैं, एक ऊपर भी लोड लगा हुआ है, लोड नहीं भी लगे हो सकते हैं। तो ऐसा फ्रेम जिसमें ये 3 कंडीशन पूरी हो रही हों कि सिमेट्रिक कॉलम यानी कॉलम बिल्कुल एक ही साइज के हों, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही हो, मटेरियल एक ही हो, तो कहलाता है सिमेट्रिक कॉलम है। दूसरी कंडीशन है कि सिमेट्रिक लोडिंग यानी प्रत्येक कॉलम में लोड समान रूप से होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसे बीम में लोड सिमेट्रिक होना चाहिए। तो लोड हमारा सिमेट्रिक होने चाहिए। जैसे यहाँ यूडीएल है हमारा, ये सिमेट्रिक लोड है, 4 किलो न्यूटन का इधर से लगा है तो 4 किलो न्यूटन का इधर से भी लगा दिया गया, ये भी दोनों लोड जो है सिमेट्रिक हो गए। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक लोड है। और तीसरी कंडीशन है सिमेट्रिक सपोर्ट। सपोर्ट कॉलम के जो दोनों सपोर्ट हैं ये हम या तो दोनों फिक्स होने चाहिए या दोनों हिंज होने चाहिए। जैसे इसमें हिंज है दोनों तो ये भी सिमेट्रिक हैं, ये दोनों फिक्स हैं तो भी सिमेट्रिक हैं। अगर एक फिक्स है और एक हिंज है तो फिर ये दोनों सपोर्ट सिमेट्रिक नहीं हैं। तो जिस फ्रेम में ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हो, ऐसे फ्रेम को हम नॉन स्वे फ्रेम कहते हैं। इसके बाद आता है स्वे फ्रेम। स्वे फ्रेम कौन से हैं? इनमें से किसी भी स्थान पर कोई एक चीज़ सिमेट्रिक ना हो, यानी अनसिमेट्रिक हो जाए, या तो लोड अनसिमेट्रिक हो जाए, या कॉलम अनसिमेट्रिक हो जाए, या सपोर्ट अनसिमेट्रिक हो जाए। एक या एक से अधिक चीज़ें अगर अनसिमेट्रिक हो जाती हैं तो ऐसे कॉलम जो है स्वे फ्रेम कहलाते हैं। ये कॉलम भार आने पर एक साइड में झुक जाते हैं। तो ये सीधे वर्टिकल खड़े नहीं रहते, अनसिमेट्रिक लोडिंग के कारण इनमें झुकाव पाया जाता है। किसी भी एक साइड में या तो लेफ्ट डायरेक्शन में झुकाव पाया जाता है या राइट डायरेक्शन में। तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट स्वे और राइट स्वे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसमें राइट डायरेक्शन में स्वे हो रहा है तो इसमें जो कॉलम हमारा जो बीम यहाँ पर थी पहले, यहाँ से यहाँ तक, अब वो बीम यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यानी ये कॉलम हमारा झुक करके इस पोजीशन में आ गया, ये कॉलम झुक करके इस पोजीशन में आ गया। तो इस तरह से कॉलम में या पूरे फ्रेम में जो लेफ्ट या राइट साइड में झुकाव होता है, इसी को हम स्वे कहते हैं। तो ये हमारे स्वे और नॉन स्वे हमारे कॉलम हैं। ये हमारे स्वे फ्रेम और नॉन स्वे फ्रेम हो गए। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन जिन कॉलम में स्वे की अवस्था होती है, उनकी एनालिसिस कैसे की जाती है, किस स्टेप में की जाती है। तो इसकी एनालिसिस का जो मूल आधार है वो ये है कि पहले हम ये मान लेते हैं कि जो भार लगे हैं, उन भार के कारण या जो लोड लगा हुआ है, उन लोड के कारण फ्रेम में कोई स्वे नहीं हो रहा है। तो इसको नॉन स्वे एज्यूम करते हुए पहले हम दिए गए भारों के आधार पर हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस पर से लोड हटा देते हैं और लोड हटा करके इसमें जो स्वे फोर्स कार्य करता है, तो स्वे फोर्स के कारण फ्रेम किसी लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करेगा और उसके कारण इसके सिरों में जो भी मूवमेंट उत्पन्न होते हैं उनकी गणना करते हैं, यानी उसकी एनालिसिस कर देते हैं। तो एक तो स्वे एनालिसिस हुई, यानी स्वे के कारण एनालिसिस, और दूसरी है नॉन स्वे एनालिसिस। तो पहले नॉन स्वे एनालिसिस की जाती है, बाद में स्वे एनालिसिस की जाती है, फिर दोनों रिजल्ट को आपस में समराइज करके हम फाइनल रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब जरा इसी को स्टेप बाय देख लीजिए। स्टेप्स फॉर स्वे एनालिसिस
ऐसे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले नॉन स्वे एनालिसिस की जाएगी। नॉन स्वे एनालिसिस के अंतर्गत सबसे पहले हम दिए गए लोड के आधार पर जो है, जैसे कि पहले हमने भी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के क्वेश्चंस में किया है, पहले फिक्स्ड इन मोमेंट की गणना हम करते हैं। दूसरे स्टेप में जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की गणना करते हैं टेबल बना करके, और फिर तीसरे स्टेप में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लेते हैं। ये काम हम पिछले कई प्रश्नों में कर चुके हैं, आप लोग भी अभ्यास कर चुके होंगे। तो ये कैसे किया जाता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है, क्या क्या रूल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्वे के कारण इसमें बाकी चीज़ें कहाँ पर और परिवर्तित हो रही हैं। तो ये 3 स्टेप ये हो गए। चौथे स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ स्वे फोर्स। इसके बाद जो है इसमें स्वे फोर्स की गणना की जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ स्वे फोर्स, इसको हमने S1 से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा नॉन स्वे एनालिसिस के अंतर्गत इतने स्टेप आते हैं। फिर इसके बाद हम इसी फ्रेम का स्वे एनालिसिस करते हैं। स्वे एनालिसिस के अंतर्गत सबसे पहला स्टेप है एज्यूम इनिशियल इक्विवेलेंट मोमेंट। तो इनिशियल इक्विवेलेंट मोमेंट को हम मानते हैं किस आधार पर, इसका रेशियो के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है MBA, यानी ऐसे यहाँ पर देख लें, ये हमारा एक फ्रेम है A, B, C और D। तो BA मेंबर में और CD मेंबर में, इन दोनों के पहले हम ये निकाल लें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। मान लो I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लेंथ कितनी है, L1 है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और इसकी लेंथ L2 है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो हमको दोनों कॉलम के, तो इस कॉलम और इस कॉलम में जो स्वे के कारण इसके सिरों पर जो मोमेंट जनरेट होंगे वो किस रेशियो में जनरेट होंगे, उसके लिए एक फार्मूला है MBA, यानी B पॉइंट पर जो मोमेंट जनरेट होगा BA, यानी इसमें MBA, और C पॉइंट पर CD कॉलम में जो मोमेंट जनरेट होगा वो MCD हो गया। इन दोनों मोमेंट का जो रेशियो है वो I1/L1 का होल स्क्वायर रेशियो I2/L2 का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये जो स्टेप है ये आपको याद रखना होगा, ये कहाँ से आया। इसको अगर हम निकालना चाहें तो ये स्वे के कारण जो एंड मोमेंट उत्पन्न होते हैं उसका फार्मूला हमको मालूम है 6EI डेल्टा/L², ये जनरल फार्मूला होता है। तो ये दोनों कॉलम में अगर हम इसी फार्मूले को लगा देंगे 6EI डेल्टा/L², तो पहले कॉलम में L1 लिख लेंगे, दूसरे में L2 लिख लेंगे, इसमें I2 लिख देंगे दूसरे कॉलम में, इसमें I1 लिख देंगे। बाकी सब कॉमन चीज़ें ये दोनों तरफ से कट जाएंगी, तो I1/L1 का स्क्वायर I2/L2 का स्क्वायर, यही रेशियो प्राप्त हो जाता है। तो ये मोमेंट हम स्वे के कारण जो सिरे पर उत्पन्न होते हैं उनकी वैल्यू हमको पहले से मालूम है, इसी का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल हमको यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि ये दोनों सिरे पर मोमेंट जो है यहाँ पर जो जनरेट होंगे इनका रेशियो ये होता है। ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में दी रहते हैं, इनके आधार पर इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और इसी अनुपात में हम इनिशियल इक्विवेलेंट मोमेंट को एज्यूम कर लेते हैं, यानी इसको राउंड फिगर में चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये रेशियो हमारा 4 और 5 का आ गया। अगर 4-5 का रेशियो आ गया तो हम दोनों मोमेंट 40 और 50 किलो न्यूटन मीटर के मान लेते हैं, यानी पहला मोमेंट मान लेंगे 40 किलो न्यूटन मीटर और अगला मोमेंट मान लेंगे 50 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम ये मोमेंट एज्यूम कर लेते हैं। कोई भी एक सूटेबल संख्या, यानी रेशियो वही रखा जाएगा और एक कोई उचित संख्या हम उसी रेशियो में चुन लेते हैं। तो ये हमारा हुआ इनिशियल इक्विवेलेंट मोमेंट ज्ञात करने का तरीका। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, अगर हमारा स्वे लेफ्ट डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पर ये स्वे की डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन। तो जब ये इसमें राइट डायरेक्शन है तो इसमें कॉलम में जो मोमेंट उत्पन्न हो रहे हैं ज़रा देखना, ये डायरेक्शन होगी और यहाँ पर जो मोमेंट उत्पन्न हो रहा है वो ये डायरेक्शन होगी। इस मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और इस मोमेंट की डायरेक्शन ये यहाँ पर
इस तरह से मूवमेंट उत्पन्न होंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, तो ये सीधा आएगा पहले, फिर यूँ झुक करके यूँ आएगा। तो इसमें जो मूवमेंट उत्पन्न हो रहा है वो इस डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, इस तरह से, इसमें इस तरह से। तो देखिए ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों का चिन्ह माइनस है। वही कहा गया है कि अगर स्वे फोर्स हमारा राइट डायरेक्शन में है, ये राइट डायरेक्शन में, तब हमारा इनिशियल मूवमेंट माइनस में लिए जाएंगे। और अगर ये स्वे लेफ्ट डायरेक्शन में हो, इसके विपरीत दिशा में हो, तब ये दोनों मूवमेंट हमारे क्लॉकवाइज आ जाएंगे, और उस केस में ये दोनों मूवमेंट जो है पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। तो इसका चिन्ह कंसीडर करते समय हमें इस बात को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा स्वे लेफ्ट डायरेक्शन में है तो इनिशियल इंड मूवमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर ये स्वे हमारा राइट डायरेक्शन में है तब इनिशियल इंड मूवमेंट ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में लिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक दिखा रखा है कि इसमें जो है स्वे फोर्स हमारा किधर को है, लेफ्ट डायरेक्शन में है। इसमें राइट में था, यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो ये सिरा यहाँ पर आ जाएगा, ये कर्वेचर इस तरह से आएगा, तो यहाँ मूवमेंट ये इस डायरेक्शन में हो गया और यहाँ मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से क्लियर है कि स्वे लेफ्ट में होने पर हमारे दोनों मूवमेंट जो है ये प्लस होते हैं, और ये राइट डायरेक्शन में होने पर दोनों मूवमेंट माइनस के होते हैं। और इन्हीं चिन्हों के साथ इसको हम आगे मूवमेंट टेबल में इंटर करेंगे। तो एक तो ये स्टेप हो गया। इसमें इनिशियल इक्विवेलेंट मूवमेंट ज्ञात करने के लिए अगले स्टेप में है इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो आपने ऊपर ज्ञात किए हुए हैं इसी फ्रेम के लिए, वही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सेम रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बार बार गणना नहीं करनी पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम वही ले लेंगे। इसके बाद अगले में होगा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लेंगे, जैसे कि पहले तैयार करते थे। ये मूवमेंट इंटर करने के बाद मूवमेंट टेबल तैयार, ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद फिर कैलकुलेशन ऑफ स्वे फोर्स। इसमें स्वे फोर्स की इसके बाद गणना की जाएगी। इसको हमने S2 से रिप्रेजेंट किया है, पहले हमने S1 निकाला था, यहाँ पर जो है S2 ज्ञात होगा। फिर इसके बाद हम फाइनल मूवमेंट ऑफ स्टेप 7, स्टेप 7 में जो ये स्टेबल से हमारे फाइनल मूवमेंट प्राप्त हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे S1 बटे S2 से। यानी जो हमारा ये स्वे फोर्स है और ये बाद में जो स्वे फोर्स आया है, इन दोनों के रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे करेक्टेड मूवमेंट आ जाएंगे। और फिर इसके बाद करेक्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट A एंड D इसकी गणना करेंगे। फिर इसके बाद वर्टिकल रिएक्शन की भी इन्हीं दोनों बिंदुओं पर गणना कर देंगे। और लास्ट स्टेप हमारा होता है ड्रा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के बेसिक स्टेप हैं। इसकी थीम इसी स्टेप में के अनुसार जो है अपनाई जाती है। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है एनालाइज द फ्रेम शोन इन फिगर। एक ये फिगर बना हुआ है, इसमें इसी को एनालिसिस करनी है। फ्रेम का ये बनावट आप देख लें, A B, इसका ये सिरा जो है फिक्स है, ये D सिरा भी फिक्स है, ये दोनों कॉलम हैं। इस कॉलम पर एक ये लोड है 20 किलो न्यूटन का। ये बॉटम से 1 मीटर की हाइट पर है, यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर हाइट है, और इस कॉलम की टोटल हाइट हमारी 4 मीटर है। और इसी कॉलम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इस तरह से इतने डाटा इस मेंबर के दिए हैं। अब BC मेंबर के भी देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है। इसके मिडिल पॉइंट पर जो लोड लग रहा है वो 160 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो ये मिडिल पॉइंट का लोड है, और इसके बाद इस कॉलम पर इस साइड से 100 किलो न्यूटन पर मीटर का ये UDL लगा हुआ है। तो इस तरह से प्रत्येक मेंबर में एक एक लोड दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो इसी की हमको एनालिसिस करनी है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा, इसकी स्वे एनालिसिस करनी है। यहाँ पर हम पहले इसको देखें कि ये हमारा मेंबर सिमेट्रिक है या स्वे मेंबर है, नॉन स्वे मेंबर है या स्वे मेंबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉलम की हाइट ही हमारी अलग अलग है।
जब एक चीज़ हमारी सिमेट्रिक नहीं रही, कॉलम हमारे सिमेट्रिक नहीं रहे, तो फिर इसके जो है सिमेट्रिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये हमारा स्वे मेंबर हो गया। तो जब स्वे मेंबर है तो इसकी हमको स्वे एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो स्वे एनालिसिस के लिए जो हमने स्टेप बताए थे उसी क्रम में बढ़ते हुए सबसे पहले हम नॉन स्वे एनालिसिस करेंगे। नॉन स्वे एनालिसिस करने के लिए हम इसको ये एज्यूम कर लेते हैं इसमें कोई स्वे नहीं हो रहा है, केवल इन्हीं लोड के कारण। यहाँ पर इस मेंबर को, जैसे इस मेंबर को हम सीधा कर दें, इस मेंबर को इधर से इधर सीधा कर दें, तो ये हमारा फिक्स एंड यहाँ आ जाएगा, ये डी पॉइंट यहाँ आ जाएगा और एक ये कंटिन्यूअस बीम की तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से उसके लिए ही फिक्स्ड एंड मोमेंट की गणना जैसे कि पहले हम करते रहे हैं, उसी तरह से इसके प्रत्येक भाग को अलग से दोनों सिरे फिक्स मानते हुए इसके दोनों एंड मोमेंट क्या होंगे। ये हमारा एसेंट्रिक लोड है, ये मिडिल पॉइंट का लोड है, ये यूडीएल है, इन सब के स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। तो उसी स्टैंडर्ड फार्मूले से MAB निकाला है, ये WAB स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर होता है। तो W ये हो गया, A 1 मीटर, B 3 मीटर और L स्क्वायर की जगह 4 मीटर। बस इसको सॉल्व किया तो ये माइनस का 11.3 आया। MBA इसके इस सिरे पर इसी फार्मूले में WA स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर होता है। जब इसको हल करेंगे तो ये प्लस का 3.8 आ गया। MBC इसके बाद हल करेंगे, BC इस सिरे पर जब हल करेंगे तो ये हमारा मिडिल पॉइंट पर लगने वाला पॉइंट लोड है। इसके लिए WL/8 एंड मोमेंट होता है। तो WL/8 ये 160 किलो न्यूटन है। तो 160 इंटू 2/8, तो ये हमारा 40 किलो न्यूटन मीटर का ये लोड आ गया, मोमेंट आ गया इस सिरे पर। क्योंकि ये सिमेट्रिक लोड है, मिडिल पॉइंट पर है, तो दूसरे सिरे पर जो मोमेंट होगा उसकी वैल्यू वही होगी, केवल चिन्ह जो है विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह हो जाएगा। इसी तरीके से MCD की जब हम गणना करेंगे तो ये यूडीएल है, ये भी सिमेट्रिक लोड है। इसका जो एंड मोमेंट की वैल्यू होती है वो WL/12 से ज्ञात की जाती है। तो W हमारा 100 हो गया किलो न्यूटन और ये WL/12। L 2 मीटर दिया हुआ है, इसकी हाइट, इसकी भी 2 मीटर है। तो ये WL/12 इसको सॉल्व करेंगे -33.3 और MDC इसी तरीके से नीचे से हल करेंगे, यही वैल्यू रहेगी, लेकिन माइनस के स्थान पर आगे वाले पॉइंट पर प्लस लिखा जाता है। इस तरह से फिक्स्ड एंड मोमेंट हम स्टेप 1 में ये ज्ञात कर लेते हैं। फिक्स्ड एंड मोमेंट के बाद स्टेप 2 आता है हमारा, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती है। ये एक तालिका है, पीछे भी आप बना चुके हैं, जॉइंट है, मेंबर हैं और ये रिलेटिव स्टिफनेस है, सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जॉइंट इसमें एक B ये है, एक C जॉइंट ये हैं, ये सिरे के जॉइंट हैं, इनको जॉइंट कंसीडर नहीं करते यहाँ पर, केवल ऐसा इंटरमीडिएट जॉइंट लेते हैं जहाँ से 2 मेंबर जोड़ रहे हों। तो B पर 2 मेंबर हैं, BA और BC, दोनों के नाम लिख लिए। C बिंदु पर 2 मेंबर हैं, CB और CD। CB और CD ये 2 मेंबर हैं C पॉइंट पर। अब इसमें देखिए BA मेंबर में, BA मेंबर का फार एंड हमारा फिक्स है। तो जब फार एंड फिक्स होता है तो उस केस में रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू क्या होती है? रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू होती है I/L। तो इसका I कितना है? ये I हो गया और इसका L कितना है? 4 मीटर। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई रिलेटिव स्टिफनेस BA मेंबर का। अब रिलेटिव स्टिफनेस इसके बाद BC मेंबर का निकालना है हमको। BC मेंबर का जो फार एंड है वो C है। C यहाँ पर जो है चूँकि इंटरमीडिएट पॉइंट है, एंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको भी फिक्स सिरा माना जाएगा। तो जब फार एंड हमारा फिक्स हो तो इसका भी रिलेटिव स्टिफनेस जो है I/L से ही ज्ञात किया जाता है। लेकिन इस मेंबर का I क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ये 2I के बराबर दिया हुआ है। तो इसमें I के स्थान पर 2I लिखा जाएगा और इसका स्पान कितना है? स्पान 2 मीटर का है।
तो आई की वैल्यू ये है, स्पान ये है, तो आई अपॉन एल यानी 2i/2, तो 2i/2 लिखा जाएगा। अब हमारी ये दोनों वैल्यूज़ हो गई। आगे हमको इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए यहाँ देखें दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना लीजिए, 2 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4i/4, यानी 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा कर दिया। अब हमारे डिनोमिनेटर जब बराबर हो गए तब इनको जोड़ना आसान है। 5i/4 हो गया, इसका सम कर दीजिए यहाँ पर 5i/4। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे BA का, तो ये रिलेटिव स्टिफनेस ये वैल्यू बटे सम, तो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो i/4 कट गया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 5 बचा, तो ये हमारा आ गया 1/5। इसी तरीके से जब इसमें भाग लगाएंगे 4i/4 और 5i/4, तो i/4 कट गया, 4/5, यानी दूसरा इसका बच जाएगा 4/5। ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज्ञात हो गए। अब इसके बाद सी पॉइंट पर जो दो मेंबर हैं CB और CD, तो CB मेंबर के लिए देखिए CB मेंबर का फार एंड भी हमारा फिक्स है। जब ये फिक्स है तो उसका i/L से ही निकाला जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी वही आ गई 2i/2। और CD की जो वैल्यू आई है इसका भी ये 2i है, और इसका स्पान भी हमारा 2 मीटर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी 2i/2 हो गया, ये भी 2i/2 हो गया। हम इसको सिंपली i लिख सकते हैं, 2 से दोनों काटते हैं, ये भी 2 से 2 काटते हैं, तो ये भी i हो गया, ये भी i हो गया। यहाँ पर सम करेंगे तो ये 2i हो गया। अब जब हम इसमें से इसको भाग लगाएंगे तो ये 1/2 बचेगा, इसमें से इसको भाग लगाएंगे तो ये भी 1/2 बचेगा। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जैसे पहले हम ज्ञात करते थे उसी तरीके से ये ज्ञात हो जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, स्टेप 3 बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो हमने फिक्स्ड इन मोमेंट पहले ज्ञात किए थे वो इसके टॉप पर उनकी एंट्री करते हैं। ए बिंदु के नीचे ए बिंदु पर लगने वाला फिक्स्ड इन मोमेंट लगाया, बी पर BA भाग में ये लगाया, BC में ये वाला लगाया, और CB का मोमेंट ये हुआ, CD का मोमेंट ये है, और DC का मोमेंट ये है। ये मोमेंट बेसिकली इंटर कर लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इस बिंदु के B पॉइंट पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आए थे उनको हमने यहाँ पर क्रमागत नोट कर लिया। C बिंदु वाले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पर नोट कर लिए। इन दोनों को नोट कर लेने के बाद फिर हम पहले की तरह से प्रत्येक बिंदु पर बैलेंसिंग करते हैं इनकी। ये हमने बैलेंसिंग कर ली। इसकी बैलेंसिंग का प्रोसीजर हम डिटेल में पहले समझा चुके हैं। इसके बाद इनका कैरी ओवर किया, ये मोमेंट यहाँ कैरी हो गया, ये यहाँ पर कैरी हो गया, ये यहाँ कैरी हो गया, ये यहाँ कैरी हो गया। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लास्ट में फाइनल मोमेंट प्राप्त करते हैं। फाइनल मोमेंट हमारे ये आ गए, और फाइनल मोमेंट इनकी आवश्यकता होगी हमको। हमने इस टेबल का नाम दिया है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नंबर 1, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक टेबल और स्वे एनालिसिस की भी बनानी पड़ेगी। ये हमारी नॉन स्वे एनालिसिस की टेबल है, और एक टेबल बनेगी स्वे एनालिसिस की, उसको हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नंबर 2, क्योंकि दोनों के जो फाइनल मोमेंट हैं उनके आवश्यकता होगी आगे। इसलिए इस टेबल के द्वारा हम ये फाइनल मोमेंट यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टेप 3 यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हुआ। स्टेप 3 के बाद हम देखते हैं इसका स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 में हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस ज्ञात की जाती हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ज्ञात करने के लिए हम इसी फिगर को देखते हैं। इस फिगर के बेस में चूँकि इसमें फोर्स हमारे अनसिमेट्रिक हैं, अनसिमेट्रिक होने की वजह से ये किसी एक डायरेक्शन में स्वे करेगा, आइदर लेफ्ट और राइट अभी पहले से नहीं पता होता। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्वे हमारा किसी एक दिशा में है, तो उसके कारण इसके जो सपोर्ट हैं, सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस डेवलप होते हैं।
तो सपोर्ट पर जो हॉरिजेंटल रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं वो हम पॉजिटिव राइट साइड में हम एज्यूम करते हैं HA, और इसमें HD, ये दो हॉरिजेंटल रिएक्शन हमने यहाँ पर एज्यूम कर ली। ये दोनों हॉरिजेंटल रिएक्शन एज्यूम कर लेने के बाद हम BA यानी AB बीम को हम यहाँ से दोबारा बना लेते हैं। ये हमारी A है पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये AB बीम को हमने रिपीट करके बनाया हुआ है। ये दोनों मोमेंट है MAB MBA, ये हम पहले से गणना कर चुके हैं, ये हमारे फाइनल मोमेंट आ गए। तो जो ये मोमेंट है हमारे वो तो ये प्राप्त हो गए हैं। मोमेंट के अलावा एक फोर्स ये पहले से लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का, ये एक हॉरिजेंटल रिएक्शन है। ये पूरी बीम हमारी बैलेंस पोजीशन में है, संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में हम सिग्मा B यानी B पॉइंट पर जो है सारे मोमेंट का सम करके बराबर 0 रख लेते हैं। तो सारे मोमेंट एक तरफ से अगर हम लिखते हैं तो इसको देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, सिग्मा MB = 0, यानी B पॉइंट पर जो मोमेंट है ये हमारा किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए इसको प्लस लिखा। MBA ये BA है, और ये हमारा AB है, ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए इसको भी प्लस चिन्ह लिखा, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस में लिखे जाते हैं। ये दोनों मोमेंट प्लस में हो गए। इसके बाद 20 किलो न्यूटन का जब हम मोमेंट लेते हैं, ये फोर्स गुणे ये डिस्टेंस, क्योंकि हम मोमेंट ले रहे हैं B से, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, 20 × 3, 20 × 3 ये इस फोर्स का मोमेंट हो गया। B पॉइंट के अबाउट ये हमारा किस डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए इसमें माइनस का चिन्ह लगाया गया। इसी तरह से जब हम हॉरिजेंटल रिएक्शन HA का मोमेंट लेंगे तो HA इंटू ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 4 है, तो HA इंटू ये 4 ये इसका मोमेंट हो गया। इसका मोमेंट भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ लगाया गया। तो इस तरह से एक ये इक्वेशन बना ली जाती है। इस इक्वेशन से HA इंटू 4 इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, और फिर HA की वैल्यू निकालने के लिए इस 4 को हम नीचे भाग लगा देंगे, तो हमारा HA बराबर क्या प्राप्त हो गया, ये पूरी संख्या यानी MAB प्लस MBA यानी दोनों सिरों के मोमेंट का जोड़ माइनस 20 × 3 यानी इसका मोमेंट, ये वाला स्टेप हमने लिख लिया, और बटे 4 टोटल स्पान। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ के जो भी मोमेंट हैं हम फार्मूला लिखते समय इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एज्यूम करते हैं। जब पॉजिटिव डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण MA प्लस MB फार्मूले में लिखना पड़ता है। इस मोमेंट का मोमेंट यानी इस फोर्स का मोमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएं, और अगर ये इसका मोमेंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो इसको यहाँ पर प्लस चिन्ह लें, स्पान से भाग लगा दें, तो ये हमारी हॉरिजेंटल रिएक्शन ज्ञात हो जाती है। तो हॉरिजेंटल रिएक्शन का ये हमने फार्मूला किस तरह से प्राप्त होता है, ये उस कंसेप्ट को यहाँ पर समझाया। यहाँ पर हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये हमारा MAB प्लस MBA माइनस 20 × 30। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वैल्यू नोट कर लेते हैं। MAB हमारा देखिए माइनस 7.09 है, माइनस 7.09 हो गया, और MBA की वैल्यू जो है 12.20 है, ये प्लस में है 12.20 माइनस बाकी यही संख्या 20 × 3 और डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी हॉरिजेंटल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी -13.72। ये चूँकि माइनस डायरेक्शन में आई है, HA की वैल्यू हमने मानी थी राइट डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू निकल के आई है माइनस में। इसका मतलब इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है वो आगे ब्रैकेट में इस तरह से दर्शा दीजिए। ये इसका उल्टा है, यानी ये इधर को न हो करके लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारी HA की डायरेक्शन प्राप्त हो गई, ये HA की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इस तरह से ये हम A बिंदु की रिएक्शन यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। A बिंदु की रिएक्शन ज्ञात कर लेने के बाद अब हम HD इसके बाद ज्ञात करेंगे। HD का हम सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे। HD कहाँ से, इन दोनों, ये हमारा CD भाग में HD आता है, तो इसके दोनों सिरों के ये मोमेंट है, इनको ऐड कर लीजिए।
तो इनको यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हमारा माइनस का 45.06 और प्लस का 27.41, ये तो हमारा ये हो गया। ये एम सी प्लस एम डी ये दोनों हमारे मूवमेंट हो गए, यानी एम डी सी और एम सी डी ये दोनों मूवमेंट यहाँ पर हो गए। इनको सीधे सीधे यहाँ पर सम कर देंगे मैं चिन्ह के। इसके बाद इस भाग में जो हमारा लोड लगा हुआ है वो यूडीएल है। इस यूडीएल का जो बेंडिंग मूवमेंट लेंगे तो ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना आएगा, यूडीएल हमारा 100 किलो न्यूटन पर मीटर का है, तो WL²/2 या टोटल लोड कर दिए और इसका हाफ का भाग लगा दिए। एक सिरे से हमको मूवमेंट लेना है तो 100 × 2 ये तो हमारा टोटल लोड हो गया, इंटू यहाँ से इसके गुरुत्व केंद्र की जो दूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ये हमारी 1 मीटर के बराबर रह जाएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक लोड है, इसका गुरुत्व केंद्र इसके बीचों बीच में होगा, तो ये 1 मीटर की दूरी पर इंटू 1। तो इस तरह से ये हमारा मूवमेंट हो गया ये इस यूडीएल वाले लोड का। लेकिन इसको देखिए, ये मूवमेंट हम सी पॉइंट के अबाउट इसका मूवमेंट ले रहे हैं, तो इसका मूवमेंट ये हमारा किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस लिया जाएगा और इसमें टोटल स्पान 2 मीटर का है। ये 2 का हम भाग लगा देंगे और 2 का भाग लगा देने के बाद फिर जो हमारा आंसर आता है प्लस 91.2 91.16 ये प्लस डायरेक्शन में आता है। तो प्लस डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपने जिस डायरेक्शन में एच डी रिएक्शन को एज्यूम कर रखा है उसी डायरेक्शन में ये वास्तव में कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसका चिन्ह भी हम उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमने एच डी ज्ञात कर लिया, ये दोनों रिएक्शंस हमारी ज्ञात हो गई। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें स्वे फोर्स की गणना कैसे करेंगे हम। स्वे फोर्स की गणना करने के लिए फोर्स टुवार्ड लेफ्ट, फोर्स टुवार्ड लेफ्ट। अब इसी में देखिए बाएं यानी लेफ्ट डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो हमारा यही फोर्स लग रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2, ये टोटल लोड हो गया 100 × 2, ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। और इसके अलावा ये फोर्स लेफ्ट में नहीं लग रहा है, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। दूसरा हमारा जो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, ये HA आया था। HA की वास्तविक दिशा क्या आई थी, यहाँ देखिए HA हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है, इसलिए लेफ्ट डायरेक्शन में 13.72 प्लस 13.72 यानी लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाले बलों का जोड़ कर देंगे यहाँ पर। तो लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाले बल, इनका जब सम करेंगे तो ये 213.72 आ गया। इसी तरीके से फोर्स टुवार्ड राइट, ये दाहिनी तरफ को लगने वाले कुल बल, इसी फिगर से देखिए ये 20 किलो न्यूटन का बल दाहिनी तरफ को लग रहा है, तो पहले तो ये 20 किलो न्यूटन लिख लीजिए। 20 किलो न्यूटन के बाद फिर और ये हमारी एच डी रिएक्शन ये राइट साइड में है। देखो एच डी रिएक्शन की जो दिशा क्या आई थी, दाहिनी तरफ को है। इस फोर्स को हमको लिखना पड़ेगा प्लस 91.16। ये 2 फोर्स हमारे राइट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ये लग रहा है एक ये लग रहा है, और ये दोनों बाईं तरफ को लग रहे थे। इनका जब हमने सम किया तो ये हमारा 102.56 आ गया। तो 111.16। अब यहाँ पर देखिए फोर्स टुवार्ड लेफ्ट, टोटल फोर्स लेफ्ट में इतना लग रहा है ये लेफ्ट डायरेक्शन में, और फोर्स टुवार्ड राइट ये इतना फोर्स लग रहा है। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स स्वे कितने का उत्पन्न हुआ, इसी का जो रिजल्टेंट होता है वही हमारा स्वे फोर्स होता है। इसको हम लिखेंगे
स्वे फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी जो ज़्यादा बल है उसमें से कम घटा दीजिए, परिणामी किधर को होगा, जो ज़्यादा है, तो इसमें बराबर आ जाएगा 213.72 माइनस 111.16, और ये हम जब घटा देंगे तो ये 102.56 किलो न्यूटन आ गया, और किस डायरेक्शन में आ गया, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये स्वे फोर्स आ गया। स्वे फोर्स नॉन स्वे एनालिसिस में जो स्वे फोर्स आया है इसको हम S1 लिख सकते हैं। तो S1 बराबर इतना आ गया, इतने का स्वे फोर्स डेवलप हो रहा है। इसी स्वे फोर्स के कारण हमारा फ्रेम एक डायरेक्शन में, यानी वो भी किस डायरेक्शन में, वो लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में जनरेट हुआ है, इसलिए लेफ्ट डायरेक्शन में ही स्विंग करेगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन के कारण अब इसमें स्वे आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा है स्वे एनालिसिस का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्वे एनालिसिस। स्वे एनालिसिस, और स्वे एनालिसिस में स्टेप नंबर 5 आता है। इक्विवेलेंट मूवमेंट की गणना करनी पड़ती है। इनिशियल इक्विवेलेंट मूवमेंट, इनिशियल इक्विवेलेंट मूवमेंट। तो इनिशियल इक्विवेलेंट मूवमेंट यहाँ पर एक्चुअली ये दो कॉलम के बारे में, जब ये पूरा मेंबर बाई तरफ को शिफ्ट करेगा, जब ये स्वे करेगा, जब स्वे करेगा तो इसके सिरे पर डिफ्लेक्शन उत्पन्न होगा डेल्टा का। जब डेल्टा का डिफ्लेक्शन होगा तो इस डिफ्लेक्शन के कारण इसके सिरों पर एंड मोमेंट जनरेट होंगे। तो डिफ्लेक्शन के कारण जो एंड मोमेंट जनरेट होते हैं वो 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर के बराबर होता है। ये पीछे हम फार्मूले पढ़ चुके हैं। उसी के आधार पर अभी हमने पीछे जब स्टेप्स का क्लियर किया था तब बताया था कि इनिशियल इक्विवेलेंट मूवमेंट किस रेशियो में होते हैं। तो जो इनका रेशियो है वो होता है MBA रेशियो MCD बराबर होता है I1 अपॉन L1 स्क्वायर रेशियो I2 अपॉन L2 स्क्वायर। बस इसी रेशियो को सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए इस मेंबर का I कितना दिया हुआ है, I है, और इसका लंबाई कितनी, स्पान कितना दिया हुआ है, 4। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। रेशियो I2, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, 2I दिया हुआ है, बटे इसका स्पान कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रेशियो को सॉल्व करते हैं। इस रेशियो, चूँकि रेशियो की गणना करनी है तो इसमें हम I से भाग लगा करके दोनों I समाप्त कर सकते हैं। तो ये I यहाँ से कैंसिल हो गया। ये हमारा 1/16 बचा, और रेशियो, और ये यहाँ से जब I ख़त्म हो गया तो ये ऊपर से 2 बचा और ये 4 बचा। इसको भी सॉल्व कर दीजिए। ये 2 बचा, यहाँ से ऊपर 1 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, ये 8 बचा। तो ये रेशियो हो गया 1/8 रेशियो 1, अथवा इसी को हम लिख सकते हैं 1:8। ये रेशियो हमारे 1 और 8 के रेशियो में हैं, यानी ये दोनों मोमेंट, इनके बीच में जो रेशियो आया 1 और 8 का आया। ये जब हमने रेशियो सॉल्व कर लिया तो हम एज्यूमिंग ये दोनों मोमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं। ये दोनों मोमेंट जो है क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग इनिशियल इक्विवेलेंट मोमेंट 10 एंड 80 किलो न्यूटन मीटर, यानी वही 1 और 8 के अनुपात में ही रखना है। तो कोई चूँकि एक संख्या कुछ ज़्यादा छोटी है इसलिए उससे कोई बड़ी उपयुक्त संख्या उसी रेशियो में हम मान लेते हैं। तो इसको हमने 10 मान लिया और इसको 80 मान लिया, 10 टाइम्स रेशियो ले लिया। तो ये हमने मोमेंट जो है MBA ये 10 मान लिया और MCD जो है ये 80 मान लिया है।
ये दोनों इनिशियल मोमेंट मानने का प्रोसीजर है। तो इनिशियल इक्विवेलेंट मोमेंट जो है इस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। बस यही इसमें खास चीज़ है यहाँ पर स्टेप 5 में इनिशियल इक्विवेलेंट मोमेंट, इसलिए I1/L1 का होल स्क्वायर I2/L2 का होल स्क्वायर इसके रेशियो में ये प्राप्त होते हैं। इनिशियल इक्विवेलेंट मोमेंट ज्ञात कर लेने के बाद फिर हमारा स्टेप 6 आता है। स्टेप 6 में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये हमारे सेम रहते हैं। पिछले जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर थे नॉन-स्वे एनालिसिस में, यानी यहाँ इस टेबल में अगर हम देख लें तो जो वैल्यूज़ है वही वैल्यूज़ रखी जाएंगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई गणना की आवश्यकता नहीं है। हम पिछले वाले ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यूज करेंगे आगे। और अगला स्टेप होगा हमारा 7, स्टेप 7, और इसमें फिर हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फिर हम तैयार करेंगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये टेबल नंबर 2 कहलाएगी, तो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 होगी। इसके लिए जो हमारे इनिशियल मोमेंट हैं वो यही जो हमने मान रखे हैं यही लिए जाएंगे। तो ये इनिशियल मोमेंट स्वे में यहाँ पर इतने होंगे, इसके बाद इस भाग में जो BC भाग होता है इसमें कोई मूवमेंट उत्पन्न नहीं होगा स्वे फोर्स के कारण, यानी कोई स्ट्रक्चर इस तरह से है और इस पर कोई स्वे फोर्स केवल ये लगा दिया जाए और कुछ नहीं लगाया गया, ये हमारा स्वे फोर्स लगा दिया गया। तो जब ये स्वे फोर्स लगाया जाएगा तो इस फोर्स के कारण ये पूरा का पूरा मेंबर इस तरह से झुक जाएगा, यानी ये डेल्टा डिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, डेल्टा डिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। तो इसके कारण इस मेंबर में कोई भी मूवमेंट जनरेट नहीं होता है, केवल कॉलम में जो वर्टिकल मेंबर होते हैं इसी पर मूवमेंट जनरेट होता है। इसमें ये मूवमेंट इधर को जनरेट हो गया, ये मूवमेंट इधर जनरेट हो गया, इसमें भी ये मूवमेंट इधर को जनरेट हो गया, ये मूवमेंट भी इधर को जनरेट हो गया, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये इस में ये सारे मूवमेंट लेफ्ट साइड में जब होता है स्वे का फोर्स, तब फिर ये पॉजिटिव मूवमेंट ही जनरेट होते हैं। इन्हीं मूवमेंट का प्रयोग करके, इसलिए बीच में हम 0 0 लिखेंगे। इसके बाद स्टेप 7, स्टेप 7 में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नंबर 2 तैयार की गई है स्वे फोर्स की एनालिसिस के लिए। स्वे फोर्स के कारण केवल कॉलम में ही के सिरों पर मोमेंट जनरेट होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल बीम होती है BC उसमें कोई मोमेंट जनरेट नहीं होता, और कॉलम के दोनों सिरों पर जो मोमेंट की वैल्यू है वो बराबर आती है। तो ये अभी हमने कॉलम के बीच में जो मोमेंट का रेशियो है वो ज्ञात किया था 10 और 80 का, तो वही मोमेंट हम यहाँ पर कॉलम AB में के दोनों सिरों पर +10 का मोमेंट हम अप्लाई कर देते हैं। बीम BC के दोनों सिरों पर 0 0 मोमेंट अप्लाई कर देते हैं। बीम कॉलम CD के दोनों सिरों पर +80 और +80 का मोमेंट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मोमेंट अप्लाई कर देने के बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऊपर पहले की तरह से नोट कर लेते हैं। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नोट कर लेने के बाद फिर अपनी इसकी बैलेंसिंग करते हैं प्रत्येक बिंदु पर। बैलेंसिंग के बाद फिर कैरी ओवर करते हैं, फिर बैलेंसिंग करते हैं, फिर कैरी ओवर, बैलेंसिंग, इसी क्रम में बढ़ते हुए हम फाइनल मोमेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ दोबारा नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि ये हम पिछले कई प्रश्नों में इसको विस्तार से बता चुके हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो बस लास्ट में हम यही फाइनल मोमेंट नोट कर लेते हैं, और इसी के आधार पर हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस फिर से स्वे के कारण जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस बॉटम एंड पर यानी A और D बिंदु पर जो प्राप्त होगी उनकी गणना करेंगे। तो अगले स्टेप में हम यहाँ देखते हैं स्टेप 8 हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस ज्ञात करने के लिए जो HA का फार्मूला लिखा गया है वो MAB + MBA/4 4 इसका स्पान है, जो भी स्पान होता है उसी का भाग लगाते हैं, इन मोमेंट का जोड़ देते हैं, इन दोनों इन मोमेंट जोड़ करके उसमें स्पान का भाग लगा दिया, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस ज्ञात हो जाती है। जैसे इसी केस में हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया था, उस समय बताया था कि ये मोमेंट प्लस ये मोमेंट और इसका मोमेंट और लेना पड़ता था, लेकिन जब हम स्वे एनालिसिस कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल लोड जितने भी हैं इनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल स्वे के कारण जो मूवमेंट जनरेट हुए हैं केवल उन्हीं को कंसीडर किया जा रहा है। तो इसमें कोई भी फोर्स
बाहर से कार्य नहीं करता, इसलिए उसका मोमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल इंड मोमेंट के कारण जो भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी उसी की गणना करनी है। तो MAB और MBA का मान हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। MAB ये है, MBA ये है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा प्लस का 11.06 है और दूसरा है 12.22 डिवाइडेड बाई 4। जब ये हमने किया तो इसका 5.81 आया बराबर प्लस 5.81 ये वैल्यू आ गई। तो ये पॉजिटिव आ गया वैल्यू। पॉजिटिव आने का मतलब जो सिंबल हमने जिस डायरेक्शन में मान रखा है उसी डायरेक्शन में ये रिएक्शन कार्य करेगी। तो इसकी डायरेक्शन हम दर्शा देते हैं कि ये दाहिनी तरफ को है। इसी तरीके से डी पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ज्ञात करेंगे उसको ज्ञात करने के लिए दोनों एंड मोमेंट केवल जोड़े जाएंगे। यहाँ पर ये जो दोनों एंड मोमेंट हैं यहाँ पर टेबल में, इन्हीं दोनों को जोड़ा जाएगा। यही हम लिख लेते हैं प्लस 37.78 प्लस 58.89 बटे 2, बीच में इसका स्पान 2 है और इसकी कैलकुलेशन आई 48.34 48.34 और ये भी हमारी प्लस में आई है। तो जब ये प्लस में वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी, इसकी डायरेक्शन भी दाहिनी तरफ को होगी। जो हमने डायरेक्शन मानी हुई है उसी दिशा में ये फोर्स भी कार्य करेगा। इसके बाद हम स्वे फोर्स की गणना कर लेते हैं कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस देखिए, यहाँ पर एक इधर को जनरेट हुई है, एक यहाँ पर जनरेट हुई है। ये किस कारण से हुई है, इस पर भी जो भी परिणामी स्वे फोर्स कार्य कर रहा है तो स्वे फोर्स इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, उसके कारण ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डेवलप करेंगे। इसलिए स्वे फोर्स जो है इसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वही इन दोनों हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस के जोड़ के ही बराबर उसकी वैल्यू आएगी। तो ये 5.81 प्लस 48.34, बस इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए 54.15। ये हमारा फोर्स आ गया, स्वे फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शंस हमारी इस डायरेक्शन में है, इसलिए स्वे फोर्स इसके लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो स्वे फोर्स की डायरेक्शन जो है हम लेफ्ट वार्ड यहाँ पर संकेत बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्वे फोर्स की गणना यहाँ पर हो जाती है। स्वे फोर्स की गणना के बाद फिर अगला एक स्टेप है 9 और इसके बाद इसमें मोमेंट करेक्शन। इसके बाद मोमेंट करेक्शन किया जाता है। मोमेंट करेक्शन देखिए, इतना स्वे फोर्स जनरेट हुआ है, ये किन मोमेंट्स के कारण हुआ है, ये जो मोमेंट कार्य कर रहे हैं। और ये मोमेंट कहाँ से आए, ये आए हैं हमने इसके सिरों पर जो ये मोमेंट एज्यूम कर लिए थे, ये वास्तविक मान नहीं होते। क्योंकि ये वास्तविक मान नहीं है इसलिए ये मोमेंट भी वास्तविक नहीं है, इसलिए इनको सही करने के लिए अब यहाँ पर ये देखिए हमारा स्वे फोर्स H2 ये है। इसके पहले स्टेप में हमने नॉन स्वे एनालिसिस में भी स्वे फोर्स निकाला था। S1 और S1 की वैल्यू हमारी इसमें आई थी 102.56 और ये भी हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में ही वैल्यू आई थी। तो ये हमारा स्वे फोर्स जो है, एक्चुअल स्वे फोर्स हमारा यही है। इसको हम एक्चुअल भी लिख सकते हैं, एक्चुअल स्वे फोर्स S1, क्योंकि वो बाहर फ्रेम के ऊपर बाहर से लगने वाले लोड के कारण हमने स्वे फोर्स निकाला था। तो वो हमारा एक्चुअल है, क्योंकि लोड एक्चुअली लगाए गए हैं। यहाँ पर जो ये मूवमेंट हमने एज्यूम किए थे 10 और 80, ये एज्यूम्ड मूवमेंट थे। तो जो एज्यूम्ड मूवमेंट है वो रियल नहीं हो सकते। तो एक्चुअल स्वे फोर्स तो इतना है और ये स्वे फोर्स हमारा एज्यूम्ड स्वे फोर्स है S2। इसीलिए हमको ये मूवमेंट भी जो है करेक्ट करने पड़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग, इसी रेशियो में, जिस रेशियो में इनका अंतर है। यहाँ पर देखिए S1 की वैल्यू ज़्यादा है, S2 की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब ये मूवमेंट भी एक्चुअल में ज़्यादा होने चाहिए। उसी के लिए ये मूवमेंट करेक्शन टेबल तैयार की जाती है। मूवमेंट करेक्शन टेबल को देख लें,
ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। यानी इसके पहले रो में यहाँ पर जो वर्ड होगा मोमेंट ऑफ टेबल 2, ये हमारी टेबल 2 है, इसके जो ये मोमेंट हैं, इन मोमेंट्स को हम इस टेबल में कॉपी कर लेंगे एज इट इज। तो ये पूरे मोमेंट लिख लीजिए, प्लस का 11.06, प्लस का 12.22, माइनस का 12.22, प्लस का 37, माइनस का 37.78, प्लस का 37.78 और प्लस का 58.89। ये सारे मोमेंट हमने कॉपी कर लिए। टेबल 2 के जो मोमेंट हैं वो हमने यहाँ कॉपी कर लिए। इसके बाद दूसरी रो में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, पहले लिखते हैं मोमेंट ऑफ टेबल 2 मल्टीप्लाइड बाई S1 अपॉन S2, यानी इस रेशियो का गुणा कर देंगे, S1 बटे S2, यानी इसमें इसका भाग लगा करके जो अनुपात आएगा, जो रेशियो आएगा, इसी रेशियो का प्रत्येक मोमेंट में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में गुणा करके जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर लिख ली जाएंगी। तो हमारे सेकंड कॉलम में ये हमारे करेक्टेड मोमेंट ज्ञात हो जाएंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये 20.95 आता है, 20.95। दूसरा 34.14 आता है और तीसरा 23.14 आता है। ये -23.14 ये हो गया, माइनस का 71.56 ये हो गया, प्लस का 71.56 हो गया और प्लस का यहाँ पर 111.54। ये हमारे करेक्टेड मोमेंट प्राप्त हो गए। यानी इस मोमेंट में S1 बटे S2 रेशियो का गुणा किया है। ये रेशियो बराबर किसके, यहाँ संख्या, इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए, यहाँ पर 102.56 है, 102.56 बटे ये 54.15, ये अनुपात जो आया है, बस इसी अनुपात का हम प्रत्येक मोमेंट में गुणा करके यहाँ नीचे लिखते जाते हैं। तो ये मोमेंट हमारे S1 स्वीप फोर्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये मोमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें करेक्शन करके ये मोमेंट हमने प्राप्त कर लिया। अब टेबल 2 के ये करेक्टेड मोमेंट ये हो गए। तो तीसरे रो में लिख लीजिए मोमेंट्स ऑफ टेबल 1। टेबल 1 के मोमेंट, इनको यहाँ कॉपी कर लीजिए। ये हमारे जो मोमेंट हैं ये टेबल 1 के मोमेंट हैं। जब टेबल 1 के मोमेंट हैं, फिर इसके बाद हम इस आगे फाइनल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल मोमेंट कैसे निकाले जाएंगे, टेबल 2 के करेक्टेड मोमेंट ये हैं, टेबल 1 के मोमेंट ये हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और नीचे लिखते चले जाएंगे। तो इसमें इन दोनों को जोड़ करके जब नीचे जो मूवमेंट आ रहे हैं वो हमारे ये आ रहे हैं 13.86, 35.34, माइनस 35.34, माइनस 26.50, प्लस 26.50 और प्लस 138.95। तो इन दोनों कॉलम, इन दोनों रोज को जोड़ करके इनके कॉलम जो ये प्राप्त हुए हैं हमारे, यही हमारे फाइनल मूवमेंट हैं और करेक्टेड मूवमेंट हैं। इस तरह से मूवमेंट का जो है करेक्शन के लिए इस टेबल का प्रयोग करके इन मूवमेंट्स को हम करेक्ट कर लेते हैं। तो मूवमेंट का करेक्शन कर लेने के बाद फिर हम फाइनली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की गणना करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की गणना करके वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये हमारा स्टेप 9 था। फिर स्टेप जो है 10 आ गया। और स्टेप 10 में करेक्टेड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, करेक्टेड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस इसमें हम ज्ञात करते हैं। तो ये हमारी HA। अब इसमें देखिए HA ज्ञात करेंगे तो किन मोमेंट्स के आधार पर ज्ञात करेंगे। अब हम इन दोनों मोमेंट के आधार पर ज्ञात करेंगे, ये हमारे करेक्टेड मोमेंट होंगे। तो ये HA ज्ञात करने के लिए AB जो कॉलम है इसके दोनों सिरों पर लगने वाले मोमेंट जो कि मोमेंट करेक्शन टेबल में प्राप्त हुए हैं, इनका हम प्रयोग करेंगे। तो 13.86 ये प्लस का है और ये 35.34 प्लस 35.34 ये हो गया। तो ये करेक्टेड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो बाहर से लोड लगाए जा रहे हैं उनका भी मूवमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि अब जो है हम इसकी एक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं, एज्यूम्ड नहीं है। तो इसमें जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है AB कॉलम पर, उसका भी मूवमेंट लेंगे। तो 20 × 3 जैसा कि पहले लिया था, ये मूवमेंट उसी तरह से रहेगा और कॉलम के स्पान का यहाँ पर भाग लग जाएगा। तो इस तरह से डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से ये वैल्यू हमारी माइनस का 2.7 किलो न्यूटन आ जाती है। क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आई, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी किधर को हो गई, ये लेफ्ट साइड में हो गई। इसी तरह से HD की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। HD की वैल्यू सॉल्व करने के लिए CD रिएक्शन के जो ये दोनों मोमेंट हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो इनको लिख लेते हैं 26.50 प्लस में, और ये 138.95 ये भी प्लस में, ये दोनों मोमेंट लिख लिए। इसके बाद CD बीम पर जो ये UDL लग रहा है इसका भी मूवमेंट जैसा कि पहले पीछे बार लिया था वही यहाँ पर मूवमेंट लेंगे। तो हमारा UDL की दर है 100, स्पान है 2, तो 100 × 2 × 1 ये इसका मूवमेंट हो गया, डिवाइडेड बाई स्पान हो गया। इस स्पान को डिवाइड कर लेने के बाद फिर इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आया प्लस का 182.73। और चूंकि इसमें प्लस का चिन्ह आया है इसलिए इसकी दिशा दाहिनी ओर को रहेगी। तो ये HA और HD की हमारी वास्तविक वैल्यूज आ गई, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हम वर्टिकल रिएक्शंस भी ज्ञात करेंगे। वर्टिकल रिएक्शंस एट A एंड D। तो A रिएक्शन यहाँ देख लें फ्रेम, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ये वर्टिकल रिएक्शन हमने ऊपर को ये ज्ञात होंगी। ये हमारा लोड कार्य कर रहा है, इसी के अगेंस्ट इन दोनों बिंदुओं पर जो प्रतिक्रियाएँ होंगी वही वर्टिकल रिएक्शन है। ये वर्टिकल रिएक्शन की जो वैल्यू है ये BC बीम के भार और BC बीम के सिरे पर जो मूवमेंट आ रहे हैं इन पर डिपेंड करेगी। इसलिए इन्हीं के आधार पर BC के मूवमेंट के बेस पर ही इस रिएक्शन की गणना होगी। इसके लिए जो फार्मूला प्रयोग किया जाएगा वो BA बराबर MBC प्लस MCB माइनस 160 × 1। यहाँ से देख लें, इसमें एक्चुअली हम मान ये लेते हैं कि ये मान लीजिए BC हमारा हॉरिजॉन्टल बीम है, यहाँ इसके ऊपर एंड मोमेंट कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर भी ये मोमेंट कार्य कर रहे हैं। ये दोनों हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फार्मूले में लिखे जाते हैं प्लस में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लिया है, ये भी क्लॉकवाइज लिया है मूवमेंट। इसके बाद ये एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है 160 का, और इसके बाद यहाँ पर हम इसी डायरेक्शन में यानी बाहर से अंदर की ओर एक रिएक्शन BA एज्यूम कर लेते हैं इस मेंबर में। फिर इसके बाद C बिंदु पर हम जो मूवमेंट लेते हैं उस मूवमेंट से हमको BA की वैल्यू
एक इस समीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। इस तरह की समीकरण हम पहले बना चुके हैं पहले ए बी कॉलम में। तो उसमें बी ए बराबर प्राप्त होता है कि दोनों सिरे के मूवमेंट का जोड़ यानी एम बी सी प्लस एम सी बी, और इसके बाद जो ये हमारा लोड है यहाँ पर, इस लोड का यहाँ से मूवमेंट 160 इंटू 1 एक की दूरी रह जाएगी। तो ये तो इसका मूवमेंट हो गया। इस मूवमेंट की डायरेक्शन सी बिंदु के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है बटे 2। अब इसमें एम बी सी और एम सी बी का मान यही हमने जो यहाँ पर फाइनल मूवमेंट हमने करे मूवमेंट करेक्शन टेबल में से जो प्राप्त किए हैं वही वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो -35.34 ये एम बी सी की वैल्यू है और -36.50 ये हमारी एम सी बी की वैल्यू है। बाकी हमने 160 - 1 बटे 2 ये पूरी संख्या ज्ञात हो गई। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा माइनस का 60.92 किलो न्यूटन का आ गया। चूँकि हमने अपने इस फार्मूले को लिखते समय बी ए की डायरेक्शन हमने ऊपर से नीचे को मान रखी थी, ये वैल्यू कैलकुलेशन से नेगेटिव प्राप्त हुई है। इसका मतलब बी ए की वास्तविक दिशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए बी ए जो है हमारा, हमने यहाँ पर माइनस में ये वैल्यू लिखने के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ वर्टिकल अपवर्ड शो कर दी, ये ऊपर की ओर कार्य करेगी। एक्चुअली जब हमको ये पता हो गया कि बी ए हमारा ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ऊपर से नीचे को लगने वाला 160 किलो न्यूटन का लोड है, तो बी डी का मान निकालने के लिए 160 में से बी ए घटा दें तो बी डी ज्ञात हो जाता है। यही मैंने किया कि बी डी में से यानी 160 में से बी डी की वैल्यू जो घटा दी 60.92, माइनस तो केवल इसकी ऊपर की दिशा का सूचक है। बी ए की जो वैल्यू है वो 60.92 है, तो इसकी वैल्यू ही घटाई जाएगी केवल 60.92। 160 में से ये हमारा 99.08 किलो न्यूटन आ गया, ये भी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। इस तरह से बी डी की वैल्यू ज्ञात हो गई, बी ए की वैल्यू ज्ञात हो गई, यानी दोनों वर्टिकल रिएक्शन यहाँ से हमको ज्ञात हो गई। इन सब रिएक्शंस के ज्ञात हो जाने के बाद अब बस एक ही काम बचता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम तैयार कर लें। हमने सारे मूवमेंट सिरों के ये कैलकुलेट कर लिए हैं, सारी रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली हैं, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है बनाने के लिए देख लें। ये हमने एक फ्रेम बना लिया, वही अपना ए बी सी और सी डी। इसके लिए पहले चिन्ह प्रॉपर्टी एक बार निगाह में देख लें। जो हमारे कॉलम लेफ़्ट साइड का है, लेफ़्ट साइड का जो वर्टिकल कॉलम है, इसमें प्लस का चिन्ह नीचे की ओर अंदर की ओर रहता है, माइनस का चिन्ह बाहर की ओर लिया जाता है। कॉलम के ऊपरी सिरे पर बाहर की तरफ प्लस चिन्ह होता है और फ्रेम के अंदर की साइड में माइनस चिन्ह होता है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल बीम में इसके लेफ्ट एंड पर माइनस का चिन्ह ऊपर होता है, प्लस का चिन्ह नीचे होता है, और राइट एंड पर प्लस ऊपर और माइनस नीचे। इसी तरह से राइट कॉलम में इस चिन्ह के, तो राइट कॉलम में देखिए टॉप में माइनस बाहर और प्लस अंदर की साइड में है, और इसमें बॉटम में प्लस बाहर और माइनस इन साइड में होता है। तो इसी चिन्ह प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, जहाँ जो जैसी वैल्यू होती है। ए पर जो हमारी इस फिगर के अनुसार वैल्यू है ये 13.86 है, तो 13.86 ये प्लस की वैल्यू है, इसलिए अंदर की ओर बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ से ये पॉइंट हमने अंदर की ओर लिया है। इसी तरह से बी बिंदु पर जो है ये भी प्लस की वैल्यू है 35.3534 की, तो ये जो प्लस की वैल्यू है ऊपरी सिरे पर प्लस हमारा बाहर लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ से बाहर की तरफ को इतनी दूरी पर एक बिंदु लिया, इन दोनों को मिला दिया, ये हमारा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, फिक्स्ड मोमेंट जो है ये हमारा डायग्राम ज्ञात हो गया। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल बीम बीसी में देख लेते हैं। बी बिंदु पर जो मोमेंट है हमारा माइनस का 35.34 है, और माइनस इसमें जो है लेफ्ट एंड पर ऊपर की ओर लिया जाता है, तो यहाँ से इसलिए ऊपर की ओर निशान लगाया। दाहिने सिरे पर जो वैल्यू है ये हमारी 26.50 है, और ये माइनस की है, इसलिए इसको नीचे लिया गया इस सिरे पर, तो इन दोनों को मिलाया, ये हमारा डायग्राम बन गया। इसी तरीके से सी डी कॉलम में ये हम बना लेंगे। सी पर जो है वैल्यू यहाँ देख लीजिए, सी पर वैल्यू 26.5 प्लस की है, इसमें प्लस अंदर की ओर लिया जाता है, इसलिए अंदर की ओर 26 की दूरी पर एक पॉइंट ले लिया हमने। और बॉटम में हमारा ये फिर प्लस का है वैल्यू यहाँ पर, तो ये 138.95 ये पॉइंट ले लिया, इसको मिला दिया। ये हमारे सब निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार हो गया। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार करने के लिए, यानी फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अब इसके बाद हम फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं।
फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको मालूम है कि CD रेखा पर यूडीएल लगा हुआ था। यूडीएल का डायग्राम पैराबोलिक आता है। पैराबोलिक इसकी जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो 50 का प्राप्त हुआ है। कैलकुलेट आप कर सकते हैं इजीली, WL² जो इसका फार्मूला है। और यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो है WL² 2 होता है, 8 होता है। और यहाँ पर ये WL/4 होता है पॉइंट लोड मिड पॉइंट के लिए, तो इसकी वैल्यू 80 आती है। तो ये एक इस तरह का डायग्राम बन गया मिडिल लोड के लिए। ये एसेंट्रिक लोड का डायग्राम बन गया। ये हमारे पॉजिटिव डायग्राम है। अब इन दोनों के जो कॉमन एरिया हैं उनको तो हम नील कर देते हैं, बाकी दोनों एरिया का जो बचा हुआ एरिया है उसमें वही चिन्ह लगा दिया। ये हमारा प्लस में से बच रहा, ये माइनस से बचा, ये माइनस से बचा हुआ, ये प्लस में से है। तो उस वही जिसमें जो चीज़ चिन्ह बचा हो फिगर में वही चिन्ह लगाते हुए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम पूरा कर लेते हैं। इसका अभ्यास हम फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम के चैप्टर में अच्छी तरह से कर चुके हैं और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी कर चुके हैं। तो ये हमारा इसका फ्रेम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।